नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 8 दिसंबर को अनुपूरक बजट होगा पेश। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आगाज 5 दिसंबर से होगा। 11 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में कुल 5 कार्य दिवस होंगे। इसमें 4 दिन प्रश्नकाल होगा। 8 दिसंबर को सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होगा। विधायक 19 नवंबर यानी आज से विधानसभा में अपने प्रश्न डाल सकेंगे। सत्र के पहले दिन 5 दिसंबर को शोक प्रकाश होगा और घाटशिला के नवनिर्वाचित विधायक सोमेश चंद्र सोरेन को शपथ दिलाई जाएगी। 8 दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 9 दिसंबर को प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद अनुपूरक बजट पर सामान्य वाद विवाद होगा। सत्र में 4 दिन प्रश्नकाल होगा जिसमें विधायक सरकार से सवाल पूछ सकेंगे। 10 और 11 दिसंबर को राजकीय विधेयकों और अन्य सरकारी कामकाज पर चर्चा होगी। सत्र के अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्पों पर विचार किया जाएगा। 6 और 7 दिसंबर को शनिवार व रविवार की वजह से अवकाश रहेगा। झारखंड के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि स्वीकृत। अब सहियाओं को मिलेंगे 4,000 रुपये। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वास्थ्य प्रहरी कार्यक्रम में अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है, जिससे जमीनी स्तर पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा। इस पर राज्य सरकार को 108 करोड़ 34 लाख रुपये अतिरिक्त खर्च होगा। अब सहिया को 2,000 रुपये की जगह प्रति माह 4,000 रुपये मानदेय मिलेगा। सहिया साथियों के लिए दैनिक आय में बड़ा सुधार। अब 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। प्रखंड प्रशिक्षक दल बीटीटी और राज्य प्रशिक्षक दल एसटीटी के सदस्यों के लिए भी दैनिक आधार पर बढ़ोतरी की गई है। बीटीटी को अब 80 रुपये प्रतिदिन और एसटीटी को 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के सर्जिकल आईसीयू में घुसा सीआर, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था सोमवार देर रात उस समय सवालों के घेरे में आ गए जब इमरजेंसी विभाग के सर्जिकल आईसीयू जैसे अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र में एक सीआर घुस गया। ये घटना न केवल सुरक्षा व्यवस्थाओं की बड़ी चूक को उजागर करती है बल्कि मरीजों और स्टाफ की सुरक्षा पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करती है। जानकारी के अनुसार सोमवार की देर रात अधिकतर मरीज गहरी नींद में थे और वार्ड की लाइटें धीमी थी। तभी अस्पताल के आउटसोर्स कर्मचारी ने देखा कि एक सीआर इमरजेंसी ब्लॉक में दाखिल होकर सर्जिकल आईसीयू की ओर बढ़ रहा है। उसने तुरंत नर्सिंग स्टाफ को सूचित किया और लाइटें जलाने को कहा। जैसे ही वार्ड में रोशनी हुई, सीआर एक बेड के नीचे से निकलकर तेजी से बाहर की ओर भाग गया। गनीमत रही कि किसी भी मरीज, परिजन या स्टाफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मगर घटना ने अस्पताल की सुरक्षा और स्वच्छता प्रबंधन की खामियों को पूरी तरह उजागर कर दिया है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इतनी गंभीर घटना के बावजूद अस्पताल प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मरीजों के परिजनों ने घटना पर रोष जताते हुए कहा कि अस्पताल कैंपस में अक्सर कुत्ते और जंगली जानवर घूमते दिखाई देते हैं। इमरजेंसी जैसी महत्वपूर्ण जगह पर जंगली जानवर का पहुंच जाना गंभीर लापरवाही है। उन्होंने कहा कि रात के समय गेट, कॉरिडोर और आईसीयू की सुरक्षा निगरानी शायद भगवान भरोसे है। वहीं स्टाफ का कहना है कि रात में अस्पताल के कई एंट्री पॉइंट खुले रह जाते हैं, जिससे बाहरी जानवरों का परिसर में प्रवेश करना आसान हो जाता है। जैक ने बढ़ाई मैट्रिक इंटर परीक्षा फीस, 25% तक बढ़ोतरी। 2026 के परीक्षार्थियों पर बढ़ा आर्थिक बोझ। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने मंगलवार को मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी का बड़ा निर्णय लिया है। परिषद ने परीक्षा फीस बढ़ाने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके अनुसार मैट्रिक की परीक्षा फीस में अधिकतम 340 रुपये और इंटर की परीक्षा फीस में 290 रुपये तक की वृद्धि की गई है। कुल मिलाकर फीस में करीब 25% की बढ़ोतरी हुई है। हर साल मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं में लगभग 7.5 लाख विद्यार्थी शामिल होते हैं, जिनमें मैट्रिक के करीब 4.25 लाख और इंटर के लगभग 3.25 लाख परीक्षार्थी होते हैं। फीस वृद्धि का असर सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों पर दिखेगा। हालांकि लड़कियों के लिए सभी वर्गों में समान शुल्क निर्धारित किया गया है। लड़कों के लिए सामान्य व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एक श्रेणी में रखे गए हैं, जबकि पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अनुसूचित जाति, एससी और अनुसूचित जनजाति, एसटी श्रेणियों के लिए अलग समान शुल्क तय किया गया है। स्वतंत्र परीक्षार्थियों की परीक्षा फीस में सबसे अधिक बढ़ोतरी की गई है।
जैक का कहना है कि पिछले कई वर्षों से परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी नहीं की गई थी, जबकि इस अवधि में महंगाई लगातार बढ़ी है। जैक अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हांसदा ने कहा कि छात्रों पर अधिक भार न पड़े, इसका ध्यान रखते हुए ही फीस संशोधन किया गया है। इस बीच मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी मंगलवार से शुरू हो गई है। परीक्षार्थी बिना विलंब शुल्क के 18 नवंबर से 5 दिसंबर तक फॉर्म जमा कर सकते हैं, जबकि विलंब शुल्क के साथ 6 से 12 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। परीक्षा फॉर्म जैक की आधिकारिक वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन जमा होगा। परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार मैट्रिक और इंटर परीक्षाएं फरवरी 2026 के प्रथम सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन मार्च में किया जाएगा और अप्रैल में परिणाम जारी होने की उम्मीद है। धनबाद के बैंक मोड़ में निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान, अवैध दुकानें ध्वस्त। धनबाद नगर निगम ने बुधवार को बैंक मोड़ क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। निगम की टीम ने बिजली के ट्रांसफार्मर के नीचे बनी अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया। ये दुकानें जान के लिए खतरा बनी हुई थीं। निगम अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उक्त स्थान पर दोबारा दुकान बनाने की कोशिश हुई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निगम अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई के पीछे 2 मुख्य कारण थे। पहला, ट्रांसफार्मर के ठीक नीचे दुकान चलाना अत्यंत खतरनाक था। वहां कभी भी शॉर्ट सर्किट या अन्य हादसा हो सकता था, जिससे जान माल को भारी क्षति की आशंका थी। दूसरा कारण, यातायात समस्या। पिछले कई दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि इन अवैध कब्जों के कारण सड़क जाम की समस्या बढ़ गई थी। स्थानीय लोगों का आवागमन बाधित हो रहा था। अधिकारियों ने बताया कि निगम को टेम्पल रोड और आसपास के इलाकों में भी अतिक्रमण की शिकायतें मिली हैं। इन क्षेत्रों के अतिक्रमणकारियों को 24 घंटे की मोहलत दी जाएगी कि वे स्वयं अवैध निर्माण हटा लें। आदेश का पालन नहीं होने पर कब्जेधारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बच्चा पर पिस्टल तानकर महिला से लाखों की लूट, छानबीन में जुटी पुलिस। पलामू जिले के मेदिनीनगर टाउन छेचानी टोला में बच्चे पर पिस्टल तानकर एक महिला से लाखों के जेवरात की लूट हुई है। महिला का पति रांची फायर ब्रिगेड में तैनात है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पूनम तिवारी नामक महिला मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के छेचानी टोला में अपने बच्चे के साथ घर में अकेली थी। इस क्रम में बाइक सवार 3 अपराधी पहुंचे थे। अपराधी महिला के घर में दाखिल हुए और बच्चे को अपने कब्जे में लिया। बच्चे पर पिस्टल तानकर अपराधियों ने पूनम तिवारी से कहा कि बच्चे की जान प्यारी है तो सभी जेवरात दे दो। अपराधियों ने पूनम तिवारी के पास से करीब 3,50,000 रुपए के जेवरात और मोबाइल लूट लिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मेदिनीनगर टाउन थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले में छानबीन की। पुलिस घटना में शामिल अपराधियों की तलाश में कई इलाकों में छापेमारी कर रही है। पुलिस ने मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है। इस संबंध में मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि महिला के साथ लूटपाट हुई है। घटना में शामिल अपराधियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। जांच के दौरान पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली है। महिला घर में अपने बच्चे के साथ अकेले रहती थी। इस बात की जानकारी अपराधियों को पहले से थी। पूरे मामले में पीड़िता ने मेदिनीनगर टाउन थाना में आवेदन दिया है। झारखंड में 21 नवंबर से शुरू होगा आपकी सरकार आपके द्वार योजना। झारखंड सरकार अब अपनी महत्वाकांक्षी वार्षिक पहल आपकी सरकार आपके द्वार को शुरू करने जा रही है। ये जन कल्याण अभियान 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक पूरे राज्य में संचालित होगा और इस बार इसे पहली बार पंचायत स्तर तक विस्तार दिया गया है, जिससे ग्रामीणों को घर के नजदीक ही सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इस अभियान को लेकर पूरे प्रशासनिक तंत्र को सक्रिय कर दिया गया है। मुख्य सचिव अविनाश कुमार के निर्देश पर सभी जिले तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। प्रत्येक पंचायत में शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां मंत्री, विभागीय वरिष्ठ अधिकारी, उपायुक्त, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी तथा कर्मी मौजूद रहेंगे। इन शिविरों का उद्देश्य सिर्फ सुनवाई करना नहीं, बल्कि मौके पर ही समस्याओं का समाधान करना है, ताकि जनता को विभागों के चक्कर न लगाने पड़े। सरकार की प्राथमिकता इस बार स्पष्ट है, कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रह जाए। हर जिले, प्रखंड और पंचायत को निर्देशित किया गया है कि शिविरों में अधिकतम संख्या में लाभार्थियों को जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्य सचिव ने जिला प्रशासन को भेजे पत्र में कहा है कि सभी कल्याणकारी योजनाओं की 100% कवरेज सुनिश्चित करना ही इस अभियान का मुख्य लक्ष्य होगा। पंचायत स्तर पर शिविर लगाने से ग्रामीणों को अब प्रखंड या जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। लंबी दूरी, खर्च और समय की बचत होगी, जबकि अधिकारियों से सीधी बातचीत का अवसर भी मिलेगा। अभियान के तहत सैकड़ों शिविर प्रतिदिन लगाए जाएंगे, जिनमें हजारों लोग शामिल होने की संभावना है। पिछले वर्षों में भी इस अभियान को व्यापक सराहना मिली है और इस बार इसके दायरे में और विस्तार किया जा रहा है।
झारखंड में सुबह कोहरा, दिन में धूप, अगले 3 दिन साफ रहेगा मौसम। सुबह के वक्त घना कोहरा, तापमान में होगी हल्की गिरावट। राज्य में 20 से 22 नवंबर तक अधिकांश जिलों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर तक कोहरा छाने का अनुमान है। रांची, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़ और धनबाद में सुबह दृश्यता प्रभावित रहेगी। मौसम केंद्र रांची के अनुसार कोहरे के बाद आसमान सामान्य रूप से साफ रहेगा और दिन में धूप निकलेगी। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज हो सकती है। 20, 21 और 22 नवंबर को भी यही मौसम पैटर्न बने रहने का अनुमान है। दिन में धूप खिली रहेगी। उत्तरी और दक्षिणी झारखंड के कई जिलों में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। 22 नवंबर को भी अधिकांश हिस्सों में ठंड में हल्की बढ़ोतरी के साथ साफ मौसम बना रहेगा। रांची में दिन का तापमान 27 से 28 डिग्री और न्यूनतम 12 से 14 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 23 और 24 नवंबर के लिए खास तौर पर चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इन 2 दिनों में राज्य के कई इलाकों में सुबह घना कोहरा और धुंध छाई रह सकती है। इसके बाद आसमान में आंशिक बादल दिखाई दे सकते हैं। उत्तरी पश्चिमी हवाओं के सक्रिय होने से रात का तापमान और गिर सकता है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, पलामू, गुमला, चतरा, गढ़वा और कोडरमा जैसे जिलों में मौसम इसी तरह बने रहने की संभावना है। हालांकि बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है। विभाग ने लोगों को सुबह यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है, खासकर हाईवे और ग्रामीण सड़कों पर जहां कोहरे से दृश्यता कम हो सकती है। कुल मिलाकर राज्य में अगले हफ्ते तक मौसम शुष्क लेकिन सुबह शाम ठंडा और कोहरे से प्रभावित रहने वाला है। गिरिडीह में तेज रफ्तार बाइक ने महिला को मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। रोड क्रॉस करते वक्त हुआ हादसा, महिला घायल। गिरिडीह के गांडे थाना क्षेत्र के मेन बाजार में बुधवार को एक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से स्वर्गीय राजूराम की पत्नी गुड़िया देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक तेज गति से मेन बाजार की ओर आ रही थी। चालक ने नियंत्रण खो दिया और सड़क पार कर रही गुड़िया देवी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला सड़क पर गिरकर बेहोश हो गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने घायल महिला को गांडे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सीएचसी पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया। गिरिडीह अस्पताल में विस्तृत जांच के बाद चिकित्सकों ने गुड़िया देवी को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया। परिजनों के मुताबिक घायल महिला की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और उनका इलाज जारी है। सीसीटीवी फुटेज की जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपी बाइक चालक की पहचान रोहित हेम्ब्रम के रूप में की है, जो देवघर जिले के मार्गोमुंडा थाना क्षेत्र के बलवा गांव का निवासी है। इस घटना के बाद बाजार क्षेत्र में देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। स्थानीय लोगों ने बाजार में लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए यातायात व्यवस्था को सख्त करने की मांग की है। जमशेदपुर में 20 लाख के जेवरात उड़ा ले गए चोर, थाने से महज 200 मीटर दूर हुई घटना। जमशेदपुर में एक बार फिर चोरी की बड़ी वारदात में शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उलीडीह थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक मकान में चोरों ने बीती रात करीब 20 लाख रुपए के जेवरात उड़ा दिए हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। लगातार बढ़ती चोरी की वारदातों ने यह साफ कर दिया है कि शहर में चोरों का हौसला बुलंद है, जबकि पुलिस की पकड़ अभी भी कमजोर दिख रही है। जानकारी के अनुसार पवन कुमार नामक व्यक्ति मंगलवार की रात आदित्यपुर में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। देर रात जब वो घर लौटे तो देखा कि मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ है और घर में रखे सारे जेवरात गायब है। सूचना मिलते ही उलीडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। बताया जा रहा है कि बीते 1 महीने में शहर के कई थाना क्षेत्रों में लगातार चोरी की घटनाएं हुई हैं। इससे स्थानीय लोगों में नाराजगी और आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। उलीडीह थाना प्रभारी ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लिखित शिकायत मिलने के बाद मामले की औपचारिक जांच शुरू की जाएगी। मैट्रिक इंटर परीक्षा में फीस बढ़ोतरी पर आईसा ने चेताया, वापस नहीं लिया तो राज्यव्यापी आंदोलन। झारखंड में मैट्रिक और इंटर परीक्षा फीस बढ़ाए जाने के खिलाफ छात्र संगठनों का विरोध तेज होता जा रहा है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आईसा ने बुधवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा 2026 परीक्षा शुल्क में की गई भारी वृद्धि को गरीब और आदिवासी छात्रों पर सीधी मार बताया है। आईसा ने कहा कि जैक द्वारा मैट्रिक परीक्षा शुल्क में 290 और इंटर परीक्षा शुल्क में 340 रुपए की बढ़ोतरी ऐसे समय में की गई है जब झारखंड में आर्थिक और शैक्षिक चुनौतियां पहले से ही गंभीर हैं। संगठन के अनुसार इस फैसले का सबसे अधिक असर उन लाखों गरीब एवं आदिवासी परिवारों पर पड़ेगा जिनके बच्चे पहले से ही शिक्षा व्यवस्था से जूझ रहे हैं। ऐसे में इंटर परीक्षा शुल्क को 1900 रुपए तक पहुंचा देना आईसा के अनुसार शिक्षा से छात्रों को बाहर धकेलने जैसा कदम है। संगठन ने बताया कि ग्रामीण झारखंड के लगभग 70% परिवार बीपीएल श्रेणी में आते हैं, जबकि प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 40% कम है। ऐसी परिस्थिति में परीक्षा शुल्क बढ़ाना गरीब छात्रों के लिए बाधक सिद्ध होगा। आईसा ने सवाल उठाया कि जब जैक ने 2023-24 में 42 करोड़ रुपए का सरप्लस दिखाया है तो अभिभावकों और छात्रों से बिना किसी चर्चा के इतनी भारी फीस बढ़ोतरी किस आधार पर की गई। संगठन ने यह भी कहा कि बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़ जैसे पड़ोसी राज्यों में परीक्षा शुल्क झारखंड से काफी कम है। ऐसे में झारखंड में सबसे अधिक फीस लागू करना
शिक्षा का व्यावसायीकरण प्रतीत होता है। झारखंड में ई-केवाईसी की रफ्तार धीमी, 61,89,000 राशन कार्ड धारक अब तक वेरीफाई नहीं। झारखंड में राशन कार्ड से जुड़ी ई-केवाईसी प्रक्रिया काफी धीमी चल रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत केंद्र सरकार ने सभी PHH और अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य किया था और अंतिम तिथि 30 जून 2023 तय की गई थी। लेकिन 4 महीने बाद भी राज्य में 61,89,925 सदस्य ई-केवाईसी नहीं करा पाए हैं। ये संख्या झारखंड के कुल 2,63,00,000 राशन कार्ड धारक सदस्यों का लगभग 23.53% है, जबकि अब तक केवल 76.47% सदस्यों का ही ई-केवाईसी पूरा हो सका है। झारखंड के कई जिले ई-केवाईसी में काफी पीछे हैं। इनमें सबसे अधिक धनबाद में 4,95,218, गिरिडीह में 4,91,004, पलामू में 4,74,729, पश्चिमी सिंहभूम में 4,11,421, रांची में 3,90,775 में राशन कार्ड धारकों का ई-केवाईसी पेंडिंग है। ई-केवाईसी में देरी के पीछे तकनीकी परेशानियां बड़ी बाधा है। जानकारी के अनुसार कई जगहों पर पुरानी 2G ई-पॉस मशीनें, कमजोर नेटवर्क और सर्वर की समस्या के कारण लाभुकों को घंटों लाइन में लगना पड़ता है। केंद्र सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया है कि ई-केवाईसी समय पर नहीं होने पर राज्यों की अनाज सब्सिडी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में झारखंड सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि लंबित ई-केवाईसी की वजह से गरीब परिवारों को मिलने वाला राशन बाधित न हो। जमीन घोटाला मामले में विनय सिंह की बेल पर सुनवाई 26 को। IAS विनय चौबे के हजारीबाग DC रहने के दौरान वन भूमि की अवैध ढंग से खरीद बिक्री और नियम विरुद्ध म्यूटेशन से जुड़े केस के प्रमुख आरोपी विनय सिंह की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बुधवार की सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस के लिए समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 26 नवंबर की तारीख निर्धारित की है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में विनय सिंह की जमानत पर सुनवाई हुई। ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह ACB की कांड संख्या 11/2025 की नामजद आरोपी हैं। ACB के मुताबिक जिस भूमि को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है वे विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह के नाम है। ये भूमि हजारीबाग के सदर अंचल के थाना नंबर 252 में स्थित है, जिसका खाता नंबर 95, प्लॉट नंबर 1055, 1060 और 848, जिसका कुल रकबा 28 डिसमिल एवं खाता नंबर 73, प्लॉट नंबर 812 का रकबा 72 डिसमिल है। ये भूमि सदर अंचल के बभनवे मौजा के हल्का 11 में स्थित है। उक्त खाता प्लॉट की भूमि पर विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह का दखल कब्जा है और फिलहाल इस पर नेक्स्ट जेन का शोरूम संचालित है। हजारीबाग लूटकांड का खुलासा, 13 किलो चांदी और 1 किलो सोना बरामद, 3 गिरफ्तार। हजारीबाग जिले के बरही थाना क्षेत्र में 16 नवंबर की रात हुई ज्वेलरी लूट की बड़ी घटना का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। बरही चौक के पास स्थित जय माता दी ज्वेलर्स से सोने चांदी के आभूषण लूटकर फरार हुए अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही लूटे गए सभी जेवरात, हथियार और घटना में इस्तेमाल वाहन भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। बरामद आभूषणों की कुल कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। पूरी घटना रात लगभग 9 बजे की है, जब ज्वेलर्स दुकान के मालिक अपने दुकान के सोना चांदी के जेवर 4 बैग में भरकर अपनी कार में रख रहे थे। तभी अचानक 2 बाइक पर सवार 4 अपराधी वहां पहुंचे और फायरिंग करते हुए कार का शीशा तोड़कर सभी बैग लूटकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही बरही थाना में मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने तुरंत विशेष जांच टीम का गठन किया। हजारीबाग पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस उपलब्धि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद SDPO के नेतृत्व SIT टीम गठित की गई। इसके बाद SIT ने CCTV फुटेज, तकनीकी जांच और गुप्त सूचनाओं के आधार पर तेजी से लगातार छापेमारी शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि लूट में शामिल एक आरोपी इंद्र राज चौधरी रांची में मौजूद है। टीम ने उसे रांची से हिरासत में लिया और उसकी निशानदेही पर चतरा जिले के हंटरगंज मायापुर गांव से लूट में इस्तेमाल स्कॉर्पियो वाहन और ड्राइविंग सीट के नीचे छिपा एक देसी कट्टा भी बरामद किया। उन्होंने ये भी बताया कि अन्य अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखते हुए पुलिस को सूचना मिली कि 2 अपराधी चौपारण की ओर से शेरघाटी की तरफ जाने की फिराक में हैं। SIT ने चोरदाहा चेक पोस्ट पर नाकेबंदी की और जांच के दौरान वहां दोनों अपराधियों को दबोच लिया। तलाशी में उनके पास से लूटे गए सोने चांदी के जेवर, हथियार और बाइक बरामद की गई। पुलिस ने फर्जी लूटकांड की बात करते हुए इससे जुड़े तथ्यों पर उंगली उठाई है। कथित पीड़ित पक्ष ने अपने FIR में दर्ज कर 90 किलो चांदी और 3,500 ग्राम सोना लूट लेने को लेकर आवेदन दिया था। अब हजारीबाग पुलिस पीड़ित पक्ष से आवेदन और बरामद जेवर को मिलान करने की बात कही है। उन्होंने बताया है कि जितने जेवर की लूट की बात की गई थी उनसे जुड़े हुए दस्तावेज का मिलान कराया जाएगा। गलत जानकारी दी गई होगी तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। गिरफ्तार अपराधी लंबे समय से अपराध से जुड़े रहे हैं। वहीं मुख्य आरोपी धनंजय चौधरी उर्फ छोटू के खिलाफ बिहार और झारखंड में हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं।
प्रभारी डीजीपी तदाशा मिश्रा का चाईबासा दौरा, नक्सल अभियान की चुनौतियों पर हुई उच्च स्तरीय समीक्षा। झारखंड की प्रभारी डीजीपी तदाशा मिश्रा बुधवार को चाईबासा पहुंची। उनका हेलीकॉप्टर टाटा कॉलेज मैदान स्थित हेलीपैड में उतरा, जहां कुल्हान रेंज के डीआईजी अनुरंजन केस्पोटा, उपायुक्त चंदन कुमार, एसपी अमित रेणु और सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के कमांडेंट सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। उन्हें औपचारिक रूप से गार्ड ऑफ ऑनर भी प्रदान किया गया। इसके बाद प्रभारी डीजीपी तदाशा मिश्रा पुलिस ऑफिस में स्थित सभागार में पहुंची, जहां नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियानों की व्यापक समीक्षा की। बैठक में जंगल क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन के दौरान आने वाली चुनौतियों, समन्वय की जरूरत, फोर्स की तैनाती और संसाधनों की उपलब्धता से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। डीजीपी ने कहा कि नक्सल विरोधी अभियानों का संचालन फील्ड स्तर पर बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे अभियानों में पुलिस के साथ साथ फॉरेस्ट विभाग और सिविल प्रशासन का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बुधवार को हुई बैठक में इन्हीं सब विषयों पर विस्तृत समीक्षा की गई है। प्रभारी डीजीपी ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में अभियान और अधिक प्रभावी होंगे और नक्सल उन्मूलन की दिशा में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। नए दायित्व को लेकर उन्होंने कहा कि वो टीम वर्क में विश्वास रखती हैं। इसके साथ ही उन्होंने सीआरपीएफ, कोबरा तथा राज्य पुलिस के अनुभवी अधिकारियों को प्रणाली की ताकत बताया। उनका मुख्य लक्ष्य है कि सभी अभियान सुचारू, सुव्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से संचालित हों। ग्रामीण रोजगार बढ़ाने की पहल, झारखंड ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक 3 को। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में गंभीर है। हेमंत सरकार की प्राथमिकता हमेशा से जरूरतमंद ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराना रही है। इसी उद्देश्य से झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक 3 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। बैठक में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, जल संसाधन मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री सहित कई विभागों के प्रधान सचिवों को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा सभी प्रमंडलीय आयुक्त भी बैठक में शामिल होकर ग्रामीण रोजगार बढ़ाने के लिए ठोस खाका पेश करेंगे। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह करेंगी। मनरेगा की प्रगति, क्रियान्वयन और प्रदर्शन की समीक्षा, मजदूरी का 100% भुगतान समय पर सुनिश्चित करने पर जोर, बैंक खातों के माध्यम से भुगतान और देरी होने पर क्षतिपूर्ति पर चर्चा, सामाजिक अंकेक्षण और पारदर्शिता बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श। बोकारो में फुटपाथ की 8 दुकानों में लगी आग, सब कुछ जलकर खाक। बोकारो के सेक्टर 4 से आगजनी की एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के सब्जी मार्केट किनारे स्थित 8 फुटपाथ दुकानों में बीती रात करीब 8:30 बजे आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। वहीं इस हादसे में आसपास के अन्य दुकानों को भी क्षति पहुंची है। मिली जानकारी के अनुसार सब्जी मार्केट के किनारे स्थित 8 फुटपाथ दुकानों में आग लग गई। आग की लपटें देखकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। वहीं मामले की सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची 4 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि तब तक कई जलकर राख हो चुकी थी। प्रारंभिक जांच में इसे शॉर्ट सर्किट की वजह से माना जा रहा है। आगजनी में चिकन, चिली और अन्य फास्ट फूड स्टॉल, कपड़े, मोबाइल एक्सेसरीज और जनरल स्टोर की दुकानें शामिल थे। व्यापारियों ने बताया कि आग अचानक भड़की और कुछ ही मिनटों में उनका सब कुछ जलकर राख हो गया। व्यापारियों का कहना है कि लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हुई है। घटना के बाद थाना प्रभारी संजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने क्षेत्र की घेराबंदी का सुरक्षा व्यवस्था की जांच में जुट गई। वहीं बिजली आपूर्ति भी कुछ समय के लिए बंद कर दी गई, ताकि आग दोबारा न पकड़े। इस हादसे के बाद पीड़ितों का रो रो कर बुरा हाल है। अग्निशमन विभाग के भगवान ओझा ने बताया कि फुटपाथ पर दर्जनों दुकानें एक दूसरे से सटे हुए हैं, इसलिए आग फैलने का खतरा ज्यादा था। समय रहते सही कार्यवाही कर आग को अन्य दुकानों तक फैलने से रोक लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। भाजपा विधायक राज सिन्हा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार के लिए चयनित। 22 नवंबर को विधानसभा स्थापना दिवस पर राज्यपाल करेंगे सम्मानित। धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से नवाजे जाएंगे। विधानसभा के रजत जयंती समारोह में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। बुधवार को स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के आवासीय कार्यालय में उत्कृष्ट विधायक चयन समिति की हुई बैठक में इस पर मुहर लगी। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, भाजपा की मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल आदि मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि विधानसभा स्थापना दिवस इस बार खास है। रजत जयंती समारोह के अवसर पर चयनित सभी लोगों को सम्मानित किया जाएगा। इस साल स्थापना दिवस पर सम्मानित होने वालों में उत्कृष्ट विधायक के रूप में धनबाद विधायक राज सिन्हा को राज्यपाल के हाथों सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा पुरस्कार पाने वालों में संतोष कुमार सिंह संयुक्त सचिव, नीलम कुजूर प्रशाखा पदाधिकारी, मोहम्मद शाहिद सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, राकेश कुमार सिंह उद्यान पर्यवेक्षक, अनुदेशक, मन्नू राम और रविंद्र पाल का नाम शामिल है।
इन सभी को 22 नवंबर को स्थापना दिवस समारोह के मौके पर विधानसभा परिसर में सम्मानित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह पुरस्कार एक सांकेतिक है। अगले वर्ष अच्छे काम करने वाले को फिर सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर पत्रकारों को सम्मानित किए जाने की मांग पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस संदर्भ में मैंने पत्रकारों के बीच से ही चयन करके मुझे नाम देने का आग्रह किया था, क्योंकि मैं पत्रकारों के बीच से किसी एक का नाम चयनित करने में सक्षम नहीं हूं। धनबाद में झारखंड अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम सिलेक्शन ट्रायल शुरू, कुव्यवस्था देख खिलाड़ी मायूस। जूनियर गर्ल्स अंडर 17 झारखंड फुटबॉल टीम का ट्रायल मंगलवार से धनबाद स्थित बिरसा मुंडा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में शुरू हो गया है। ये ट्रायल 24 नवंबर तक चलेगा, जिसमें झारखंड के अलग अलग जिलों से आई बालिका फुटबॉल खिलाड़ी अपनी काबिलियत साबित करेंगी ताकि वो नेशनल में अपनी जगह पक्की कर सके। लेकिन संसाधन की कमी के कारण खिलाड़ियों को परेशानी हो रही है। फुटबॉल खिलाड़ियों की माने तो ट्रायल के लिए ग्राउंड के नाम पर इन्हें एक बंजर भूमि दे दी गई है, जो इतनी सख्त है कि यदि कोई खिलाड़ी यहां गिर जाए तो शायद वो जीवन में कभी खेल ही ना सके। इतना ही नहीं, महिला खिलाड़ियों के लिए यहां शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। धनबाद के बिरसा मुंडा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में जूनियर गर्ल्स अंडर 17 झारखंड फुटबॉल टीम का नेशनल चैंपियनशिप के लिए कैंप का आयोजन किया गया है। कैंप में सुविधाएं नहीं मिलने से प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई महिला खिलाड़ियों को काफी परेशानी हो रही है। खिलाड़ी अपना भविष्य दांव पर लगाकर प्रैक्टिस करने को विवश हैं। नेशनल फुटबॉल खिलाड़ी संगीता कुमारी ने कहा कि यदि झारखंड का सिस्टम सही हो जाए तो वो आगे भी भारत के लिए खेल सकती हैं, लेकिन यहाँ सिस्टम सही ढंग से काम ही नहीं कर रहा है। अभी स्थिति ये है कि ट्रायल तक की सूचना खिलाड़ियों नहीं मिल पाती है। ऐसे में खिलाड़ी ना तो ट्रायल दे पाती हैं और ना ही आगे खेल पाती हैं। रांची से अंडर 17 के लिए ट्रायल देने धनबाद कैंप पहुंची खिलाड़ी अनुष्का कुमारी ने बताया कि ग्राउंड काफी बुरी स्थिति में है। यहाँ कभी भी कोई खिलाड़ी गिरकर घायल हो सकता है। इसके साथ ही ना तो यहाँ रहने खाने की व्यवस्था है और ना ही शौचालय की। ऐसे में महिला खिलाड़ियों को अगले 7 दिनों तक खासा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। झारखंड विधानसभा रजत जयंती समारोह को लेकर तैयारी तेज। झारखंड विधानसभा अपनी 25वीं वर्षगांठ यानी रजत जयंती समारोह की भव्य तैयारियों में जुट गई है। आज विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने अपने कार्यालय कक्ष में विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर पूरे कार्यक्रम की समीक्षा की। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि झारखंड की गौरवमयी यात्रा को यादगार बनाने के लिए समारोह का आयोजन भव्य और अनुशासित तरीके से किया जाए। 22 नवंबर को पूर्वाह्न 11 बजे विधानसभा परिसर में आयोजित होने वाले स्थापना दिवस समारोह में राज्य के गौरव शहीद पुलिसकर्मी और सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। सीमा पर शहादत देने वाले जवानों, नक्सल अभियान में शहीद हुए वीरों तथा शांतिकाल में वीरता पदक प्राप्त पुलिसकर्मियों को विशेष सम्मान प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य के पदक विजेता खिलाड़ियों और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले राष्ट्रपति पदक प्राप्त व्यक्तियों को भी मंच पर सम्मान मिलेगा। सभी पूर्व विधानसभा अध्यक्षों और पूर्व विधायकों को भी समारोह में विशेष सम्मान दिया जाएगा। शाम 6 बजे से विधानसभा प्रांगण पूरी तरह रंगारंग माहौल में डूब जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बॉलीवुड के प्रसिद्ध पार्श्व गायक रूप कुमार राठौर अपनी मधुर आवाज से समा बांधेंगे। हास्य कवि डॉक्टर दिनेश बावरा और हास्य कलाकार रविंद्र जौनी अपनी कविताओं की प्रस्तुतियों से दर्शकों को मोहित करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर आगंतुकों के आगमन, आवास और यातायात की व्यवस्थाओं को लेकर भी अध्यक्ष ने कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रजत जयंती का ये ऐतिहासिक अवसर झारखंड की पहचान और सम्मान से जुड़ा है, इसलिए व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, रांची जिला प्रशासन समेत कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। चतरा में डीटीओ कार्यालय का हाल बदहाल, जान जोखिम में डालकर काम कर रहे कर्मी। हर महीने सरकार को लाखों रुपए का राजस्व देने वाला जिला परिवहन कार्यालय अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। 22 कोट भवन के समीप संचालित डीटीओ कार्यालय का भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। सामान्य दिनों में भी क्षतिग्रस्त भवन की दीवार और छत जगह जगह से न सिर्फ टूट रहे हैं, बल्कि किसी बड़ी घटना को भी आमंत्रित कर रहे हैं। आसमान में काले बादल छाते ही डीटीओ कार्यालय के कार्यरत कर्मियों की सांसें फूलने लगती हैं, क्योंकि पता नहीं कब ऊपर से जर्जर छत टूटकर उनके सर और सामान पर गिर जाए। ऐसे में खौफ के साए में परिवहन कर्मी भगवान के नाम का सहारा लेकर कार्यालय का काम निपटाते हैं। स्थिति ये है कि परिवहन कार्यालय के सभी कमरों और बरामदों की छत न सिर्फ पूरी तरह जर्जर है, बल्कि छतों से पानी भी टपक रहा है। क्षतिग्रस्त छतों से टपकता पानी और क्षतिग्रस्त भवन से टूटकर गिरते छज्जों के कारण यहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। दरअसल पिछले दिनों हुई बारिश के बाद कार्यालय की छत से बारिश की बूंद दिन रात टपकते रही। ऐसे में न सिर्फ कर्मचारी
कर्मचारी दहशत के बीच काम कर रहे थे। छत से टपकता पानी कार्यालय में लगे एसी एवं कंप्यूटर समेत दूसरे उपयोगी उपकरणों के साथ महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर गिर रहा है। एसी, कंप्यूटर व अन्य उपकरणों को बचाने के लिए कर्मियों ने किसी तरह तिरपाल डाल दिया है। बावजूद इसके जान पर खतरा बरकरार है। पूरे कार्यालय के हॉल व कमरों में जगह जगह से पानी का रिसाव होता रहता है। यहाँ काम कर रहे कर्मियों ने बताया कि बारिश के वक्त काम करने में डर लगता है। ऊपर से पानी सीधे सर पर टपकता है, इससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। न केवल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के खराब होने का डर लगा रहता है, बल्कि शॉर्ट सर्किट का भी खतरा बना रहता है। इसके साथ ही कागजातों के नष्ट होने की आशंका भी बनी रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 को खारिज कर दिया। मद्रास बार एसोसिएशन द्वारा इस कानून को ये कहते हुए चुनौती दी गई कि ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों के खिलाफ है। इस कानून के तहत विभिन्न प्रकार के ट्राइब्यूनलों में नियुक्ति की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायाधीश VK विनोद चंद्रन की पीठ ने इस कानून को ये कहकर खारिज कर दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों में पारित किए गए आदेशों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में ये आदेश दिया था कि ट्राइब्यूनल के सदस्यों का कार्यकाल कम से कम 5 साल होना चाहिए। इसके अलावा ट्राइब्यूनल में नियुक्ति के दौरान 10 साल का अनुभव रखने वाले वकीलों को भी अनुभव के आधार पर शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इन दिशा निर्देशों के विपरीत सरकार ने ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 में ट्राइब्यूनल के सदस्यों का कार्यकाल 4-4 वर्ष निर्धारित किया है। इसके अलावा इस कानून में ट्राइब्यूनल में नियुक्ति के लिए कम से कम 50 साल की उम्र सीमा निर्धारित है। सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों के खिलाफ इस कानून में ट्राइब्यूनल में चेयरमैन के पद पर नियुक्ति के लिए सर्च ऑफ कम सिलेक्शन का प्रावधान किया गया है। साथ ही कमेटी को चेयरमैन के पद पर नियुक्ति के लिए 2 लोगों के नाम की अनुशंसा का प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 को खारिज करते हुए ये कहा है कि इससे ट्राइब्यूनल में की जा चुकी नियुक्तियां प्रभावित नहीं होंगी। झारखंड CID का आदेश, अब DIG रैंक से नीचे के अधिकारी जारी नहीं कर सकते टेकडाउन नोटिस। साइबर सुरक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सामग्री नियंत्रण के संबंध में CID ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अब DIG रैंक से नीचे के कोई भी अधिकारी ऑनलाइन सामग्री को हटाने का यानी टेकडाउन के लिए नोटिस जारी नहीं कर सकते हैं। ये फैसला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मध्यमवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 में हाल ही में किए गए संशोधनों को लेकर लिया गया है। झारखंड CID के IG द्वारा जारी आदेश के अनुसार CID के DIG को टेकडाउन नोटिस जारी करने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। यह आदेश मुख्य रूप से 22 अक्टूबर को अधिसूचित GSR 775 के प्रावधानों के समरूप है। नई संशोधनों के तहत पुलिस प्रशासन द्वारा किसी भी ऑनलाइन सामग्री को हटाने यानी टेकडाउन की सूचना DIG के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा अधिकृत नहीं होनी चाहिए। टेकडाउन नोटिस एक कानूनी आदेश होता है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या ऑनलाइन माध्यमों को किसी विशिष्ट ऑनलाइन सामग्री को तुरंत हटाने का निर्देश देता है। ये सामग्री अक्सर गैर कानूनी, मानहानिकारक, आपत्तिजनक या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकती है। इसका उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से अवैध, झूठी या आपत्तिजनक सामग्री को हटाना, साथ ही जांच में सहयोग के लिए किसी व्यक्ति को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का निर्देश देना है। तो ये थी आज की झारखंड के महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।